डिस्कस कर लिया था AB टाइप, आज हम बात करेंगे AB2 टाइप। और AB2 टाइप में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले CaF2 संरचना। बात करेंगे CaF2 संरचना, जिसको बोलते हैं फ्लोराइट संरचना। ठीक है, तो CaF2 फ्लोराइट संरचना है, इसके बारे में बात करेंगे। देखो CaF2 में क्या होता है, CaF2 में समझ लो, देखो रेडियस जो होती है, नेचुरल सी बात है, Ca+2 की रेडियस F- से ज्यादा होती है ना। तो Ca+2 की जो रेडियस होती है F- से ज्यादा होती है, और जिसकी रेडियस ज्यादा होती है वो उस जगह पे रखा होता है जहां पर ज्यादा से ज्यादा स्पेस उसको मिल जाए। ठीक है, ये कंडीशन है। और F- छोटा होता है तो F- ऐसी जगह रखा जाएगा जहां पर जगह कम होगी, और जगह हमेशा जो कम होती है वो वॉइड में होती है, रिक्तियों में होती है। क्लियर है? तो इसलिए इस स्थिति की बात करें तो यहाँ पर जो Ca2+ है उसके बारे में बात करें तो Ca+2 जो होता है वो CCP में होता है, और F- जो होता है वो होता है सभी चतुष्फल की रिक्ति में। क्या हुआ? क्या हुआ? इसको तकलीफ हो गई है? पंखा नहीं चल रहा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, तो Ca+2 जो है वो CCP में है, Ca+2 CCP में है, और F- है सभी चतुष्फल की रिक्ति में। ठीक है बच्चों, याद कर लोगे। Ca+2 क्या होगा, कहाँ होगा? CCP में। और F- कहाँ होगा? सभी चतुष्फल रिक्ति में। चलो बना लो, बनाते हैं अपन, इसको बना लेते हैं इस तरीके से। ये कंडीशन हो गई। ठीक है, ठीक है, तो Ca2+ कहाँ होगा? देखो बच्चों जल्दी से बना लो, जल्दी से बनाओ। Ca2+, क्या हो गया? बड़ा खुश हो आजकल। अबे तुम्हारी खुशी के पीछे तुम्हारी कुटिलता की मुस्कान समझ में आ रही है। क्या है? जब देखो चैप्टर खत्म करना है आज। हाँ, परसों एग्जाम है, चैप्टर खत्म करना है आज, जल्दी नोट करो। देखो Ca+2 कहाँ है? Ca+2 कहाँ है? Ca+2 है CCP, यानी कि कोने प्लस फलक केंद्र। कोने प्लस फलक केंद्र। ठीक है, और अब किसकी बात करेंगे? F- कहाँ है बच्चों? F- कहाँ है? सभी चतुष्फल की रिक्ति में। सभी चतुष्फल की रिक्ति में। क्या है भाई? हाँ यार, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या? 1 2 3 4 5 6, ज्यादा तो नहीं हो गए? ज्यादा हो गए? देखो जरा, 2 2 4 2 6 और 2 8। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशन होती है। तो आपको करना क्या है? Ca+2 को बनाना कहाँ है? सभी कोनों पर, सभी फलक पर। F- को बनाना है सभी चतुष्फल की रिक्ति में। ठीक है, अब सुनो आगे की कहानी। तो बच्चों सबसे पहले मैं बात करूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, अब मुझे सोच के बताओ, तुम मुझे सोच के बताओ, एक Ca+2 को कितने F- घेर के रखेंगे? सोचो, जल्दी सोचो।
एक Ca+2 को कितने F माइनस घेर के रखेंगे? 8 पक्का 100%। ये रहा हमारा Ca2+, ठीक है। अब ये क्या है, सभी घनिष्ठ संरचनाओं से लगा हुआ है। कितनी घनिष्ठ संरचनाओं से एक कोना लगा होता है? 8। कितने विकर्ण खींचेगा एक Ca+2? 8। कैसे? एक इधर, एक घनिष्ठ संरचना में, एक दूसरी घनिष्ठ संरचना में। अरे ऐसे विकर्ण कितने होंगे कोने से जाते हुए? 8 होंगे कि नहीं होंगे? और हर विकर्ण पर एक चतुष्फल की रिक्ति होगी। हर विकर्ण पर एक चतुष्फल की रिक्ति होगी। इसका मतलब ये कितने से घेरेगा? 8 से। दूसरी बात, एक F माइनस कितने Ca+2 से गिरेगा? तो भाई कहाँ है F माइनस? चतुष्फल की रिक्ति। चतुष्फल की रिक्ति का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, ये हो गया 4। अब अणुसूत्र बनाएंगे, क्या करेंगे? यार Ca या F, Ca में हो गया 8, F में हो गया 4। मैंने तुमको सिखाया है कोऑर्डिनेशन नंबर को कर दो क्रॉस, कर देंगे तो क्या बन के आ जाएगा बच्चों? Ca4F8, यानी कि इसका मतलब CaF2 बनेगा, जो कि सही है। पहली बात समझ में आ गई। चलो नंबर 2। नंबर 2 बात यहां पर डिस्कस करेंगे Z। नंबर 2 Z, Z डिस्कस करेंगे। बताओ, Ca+2 FCC में होता है, तो FCC के लिए Z का मान होता है बच्चों 4। F माइनस का कितना हो जाएगा? 2 का गुणा होता है, चतुष्फल की रिक्ति का दुगना, मतलब चतुष्फल की रिक्ति दुगनी होती है Z से, तो 2 इंटू कितना हो गया? Z कितना हो जाएगा? 8। तो मैंने तुमको बताया है Ca और F, यहाँ कितना हो गया? 4, यहाँ कितना हो गया? 8। क्या कर दो, इसके बॉटम पर लगा दो, यानी कितना हो जाएगा? CaF2। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। हो गया, 2 बातें। अब आ जाओ तीसरे मुद्दे पर। बताओ भैया, तृतीया की बात करेंगे अपन, तृतीया की बात करेंगे, तो मुझे बताओ तृतीया का क्या हिसाब किताब होगा? Ca+2 F माइनस बराबर कितना होगा? याद होगा तुमको, मैंने बोला था कोने से जाओ केंद्र पर, केंद्र से जाओ वापस, और कितना जाओ? आधा, यानी कि √3a/4। बहुत बढ़िया, होशियार हो तुम, पढ़ने लगे हो, है ना, ऐसे ही पढ़ते रहो। अच्छा, आज मेरी तारीफ सुनने में कितना अच्छा लग रहा होगा ना तुम्हें? झूठ लग रहा, मतलब विश्वास ही उठ गया अपने आप से। हाँ, ओहो, विश्वासघात हो गया तुम्हारे साथ। चलो, हो गया, चले अगले पॉइंट पे। तो ये संरचना कौन सी थी? ये है फ्लोराइड संरचना, इसको बोलते हैं फ्लोराइड संरचना। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लेते हैं Na2O, इसको बोलते हैं एंटी फ्लोराइड संरचना, एंटी फ्लोराइड संरचना। अब देखो बच्चों, फ्लोराइड को एंटी फ्लोराइड बोल दिया, इसका मतलब तुम उल्टा काम कर दो। उल्टा काम क्या कर दो? रेडियाई कैटायन और एनायन जो थी वो उल्टी हो जाएगी। उल्टी हो जाएगी मतलब, यानी कि O2 माइनस बड़ा हो जाएगा Na प्लस से। तो अब जो जहां था उसको इंटरचेंज कर दो, इसका मतलब Na प्लस जो होगा अब वो आ जाएगा चतुष्फल की रिक्ति में, और O2 माइनस चला जाएगा CCP में। बस उल्टा हो जाएगा, इसीलिए इसको एंटी फ्लोराइड संरचना
संरचना बोलते हैं, एंटी फ्लोराइड संरचना, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा बदलाव। और अब तो होशियार, वो पहले भी थे और अभी भी हो, तो इसी बात पर तीनों बातें लिख लो, कोऑर्डिनेशन नंबर, जेड और जल्दी लिखो, सबूत दे दो कि हाँ होशियार है। नहीं दोगे सबूत? जल्दी हो गया। तो पहली बात कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या होगा, Na का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4, ऑक्सीजन का कितना होगा, उल्टा हो गया, सही है, सही है, ये यहाँ यहाँ आ गया, कितना होगा, Na4, हाँ सॉरी Na8O4 Na2O, बहुत बढ़िया। चलो दूसरा जेड, Na का जेड कितना होगा, 8, O का 4, कहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, उल्टा नहीं करना है, सीधा सीधा लगाना है भाई, Na8O4, ये लो Na2O। तीसरा रेडियस सेम आएगी, वैल्यू में कोई फर्क नहीं होगा, ये हो गया, ये हो गया, इज इक्वल टू √3a/। ठीक है बच्चों, तो ये आपके हो गए आयनिक ठोस। आयनिक ठोस कितने प्रकार के होते हैं वो सारी बातें मैंने बता दी। दो प्रकार के पढ़ने हैं अपने को, एक AB प्रकार और एक AB2 प्रकार। AB में अपने को पढ़ने हैं 3, NaCl, CHCl, ZnS, और AB2 में पढ़ने हैं 2, कौन कौन से, फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड। आ गया समझ में? चलो एक दो बातें और। नेक्स्ट, डायमंड की संरचना। डायमंड, हीरे हो तुम अपने घर के, है कि नहीं है? हाँ, अब वो अलग बात है कौन से हीरे हो, लेकिन वो घर के हीरे। तो तुम्हारी संरचना है ये डायमंड की संरचना। देखो बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ डायमंड को सिखाने का। ZnS दिमाग में रखो, क्या कहा मैंने, ZnS दिमाग में रखो। क्या दिमाग में रखना है, ZnS। ZnS में याद करो, S क्या था, CCP, Zn क्या था, एकांतर चतुष्फलकी रिक्ति। अब Zn की जगह C कर दो और S की जगह C रख दो, यानी कि कार्बन जो होगा, भाई डायमंड में कार्बन के अलावा कुछ होता ही नहीं है, तो कार्बन किस रूप में होंगे, दो रूप में होंगे, पहला CCP में तथा एकांतर चतुष्फलकी रिक्ति। देख लो इस बात को, ठीक है। तो डायमंड में कार्बन CCP तथा एकांतर चतुष्फलकी रिक्ति में पाया जाता है। ये डायमंड की संरचना होती है। तो डायमंड जो होता है CCP तथा एकांतर चतुष्फलकी रिक्ति में पाया जाता है। याद हो जाएगा, सिंपल है, क्लियर है। तो इतनी सी बात दिमाग में रखनी। और इसमें एक चीज याद रख लो, इसका 34% होता है, हालांकि पूछता नहीं है, लेकिन चलो 34% पैकिंग फ्रैक्शन होता है, 34%, ठीक है। ये इसमें एक कंडीशन है। चलो लगे हाथ एक और, उसको भी पढ़ लेते हैं। स्पाइनल संरचना, स्पाइनल संरचना।
स्पाइनल होता है A B2O4, A B2O4, A B2O4। अब इसमें जो ए और बी होते हैं वो धातु होते हैं, ए और बी जो होते हैं वो धातु होते हैं। बताते चले, ए जो होता है वो धनावेशित होता है 2 का, बी जो होता है धनावेशित होता है 3 का, और ओ हो गया आपका -2। अब देखो यहां पर, यहां समझ लो, ये एक आवेश देखो यहां पर, यहां धनावेश है 1, यहाँ कितने धनावेश है 3। अगर मैं 2 का गुणा करूं धनावेश में तो यहाँ कितने होंगे 6, 3 दूना 6, 6 और 2 कितने हो गए 8, और यहाँ पर अगर मैं कितने का गुणा करूं 4, 4 दूना 8। इसलिए देखो बी के नीचे 2 लिखा हुआ है, ए के नीचे 1 लिखा हुआ है, ऑक्सीजन के नीचे 4 क्यों लिखा है? क्योंकि ये उदासीन हो जाए। समझ में आया कि नहीं है? उदासीन हो जाए, इसीलिए इसको Ab2O4 कहते हैं। और ए में आवेश कौन सा होगा +2, बी में कौन सा होगा +3। समझ गए? अब सुनना मेरी बात को, बहुत कमाल की बात है यहाँ पे। पहली बात ये है कि जो ऑक्सीजन होता है वो सीसीपी होता है, ये फिक्स्ड है बेटा, फिक्स्ड, में कोई बदलाव नहीं है। ये जो O होगा ये सीसीपी होगा। समझ गए? सीसीपी मतलब दिमाग में कोना फलक, कोना और फलक। अब ए और बी जो होते हैं ये रिक्तियों में होते हैं, और 2 प्रकार की रिक्तियां काम करती हैं, एक चतुष्फलकी और एक अष्टफलकी, एक चतुष्फलकी और एक अष्टफलकी। लेकिन इसमें ये फिक्स नहीं होता कि कौन चतुष्फलकी में रहेगा कौन अष्टफलकी में रहेगा, ये फिक्स नहीं होता। ए चतुष्फलकी तो बी अष्टफलकी होगा, और बी अगर चतुष्फलकी है तो ए अष्टफलकी होगा। मतलब दोनों में बदलाव हो सकता है। तो यहाँ पर 2 प्रकार की संरचनाएं बन सकती है। उन दोनों प्रकार की संरचनाओं को आप ही समझ लो और आप ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। कैसे? ओ जो है वो सीसीपी में, ये फिक्स हो गया। अब ऐसा कोई संतुलन बैठाओ कि अणुसूत्र में कोई परिवर्तन ना हो और काम बन जाए। जैसे यहाँ O है तो O यहाँ कितने हो गए 4 हो गए, हो गया। Z का मान 4 हो गया, तो मुझे इसके Z का मान कितना निकालना है 2, और इसके लिए Z का मान निकालना है 1, तभी तो Ab2O4 होगा। अब इसको अगर मैं 4 करता हूं और मैं मान लेता हूं कि ये जो है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है और ये जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड है। सुनना मेरी बात को, रटना नहीं है बेटा, लॉजिक लगा लो। ये 4 मान है, जेड के मामले में मैंने तुमको सारी चीजें समझा दी है। मैंने कहा है कि चतुष्फलकीय जेड का दुगना होता है, चतुष्फलकीय जेड का दुगना होता है, और अष्टफलकीय जेड के बराबर होता है। आया ना? तो अगर मैं कहता हूं ये अष्टफलकीय है तो इसका मान कितना आएगा 4, इसका मान कितना आएगा 8 आएगा। लेकिन मुझे कितना लाना है, ए के नीचे कितना लिखा है 1, यहाँ कितना लाना है 2, इसका मतलब मुझे कितने से गुणा करना पड़ेगा 1/8 से। अब समझ में आ गया? और इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा 1/2 से। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा ओ सीसीपी में होगा, ए जो होगा वो 1/8वें भाग चतुष्फलकी में होगा, और आधे भाग अष्टफलकी में होगा। 4 ऑप्शन को चेक करना, जिसमें ये रूप मिल जाए वो आंसर टिक कर देना। अब समझ में आया कि नहीं आया? लगता नहीं है? जब लॉजिक लगाओ, फॉर्मूला याद रखो, दिमाग में बात बैठ जाएगी। क्लियर? तो ये सूत्र बन जाएगा, ये सीसीपी में हो गया, ये क्या हो गया चतुष्फलकी के कितना हो गया 8वें भाग में, और ये अष्टफलकी के आधे भाग में। चलो एक और रूप सोचो, एक और रूप सोचो, ए हो गया, बी हो गया, ओ हो गया, यहाँ 4। अब यहाँ उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड, यहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब सोचो बच्चों,
यहाँ ऑक्टेट अवॉइड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना होगा 8, लाना कितना है मुझे 2, कितने से भाग देना पड़ेगा 4 से, इसका मतलब यहाँ कितना करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा तभी तो होगा, इसका मतलब यहाँ हो गया 2, यहाँ कितने से भाग देना पड़ेगा 4 से, यहाँ कितना मान हो गया 1, तो दूसरा रूप क्या दिख जाएगा a अष्टफलकी के चौथाई भाग में तथा b चतुष्फलकी के चौथाई भाग में उपस्थित होता है। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन में होगा, वहां लिखा होगा स्पाइनल संरचना होती है, 4 ऑप्शन क्लियर, ए बी, ए किस में होगा बी किस में होगा, इस पर दिमाग लगाना है, जो ऑप्शन सेट हो जाए वो हमारा आंसर हो। बोलो यहां तक कोई डाउट? देख लो फिर आ गया, क्लियर हो गया भाई, नोट कर लिया। चलो तो यहां तक बच्चों मैंने आपको सिखा दिया, क्या सिखा दिया मैंने आपको कि किस प्रकार की संरचनाएं यहाँ पर आयनिक होती है। ठीक है भाई, तो ये पड़ाव भी खत्म कर दिया और अब चलते हैं अंतिम पड़ाव की तरफ, और अंतिम पड़ाव हमारा है डिफेक्ट, त्रुटियां। नेक्स्ट डालो हेडिंग त्रुटियां। ठीक है, थ्योरी का पोर्शन है, एनसीईआरटी से बाहर जाना नहीं है, जो एनसीईआरटी में है केवल उतना ही पढ़ना है। तो नेक्स्ट बात करेंगे त्रुटियां। देखो बेटा, त्रुटियां खराब भी होती है और त्रुटियां अच्छी भी होती है, त्रुटियां खराब भी होती हैं और त्रुटियां अच्छी भी होती है। जैसे खराब का मतलब ये होता है कि संरचना बदल जाती है, व्यवहार बदल जाता है, तो ये खराब हो गया। अच्छी ऐसे कि हम जानबूझ कर बदलाव करते हैं और बदलाव करने से हमें वहां पर कुछ नई चीज प्राप्त होती है, जैसे नाम सुना होगा एन टाइप, पी टाइप, सेमीकंडक्टर, धातुओं का परिवर्तन, लोहे से स्टील बनाना, तो ये सब चीजें होती है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर अगर हम त्रुटि की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं त्रुटि क्या होती है। त्रुटि ये होती है कि हम सोच रहे हैं कि परमाणु इस व्यवस्था में होने चाहिए, लेकिन किसी प्रकार से परमाणुओं की व्यवस्था में परिवर्तन आ जाता है और उस परिवर्तन से उसके व्यवहार में बदलाव हो जाता है, उस चीज को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, अब परिवर्तन दो प्रकार से हो सकते हैं या गड़बड़ी दो प्रकार की हो सकती है, एक होता है लाइन डिफेक्ट, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, बिंदु दोष और रेखा दोष। बिंदु दोष का मतलब क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई एक परमाणु उठे कहीं दूसरी जगह चला जाए तो उसको बोलते हैं बिंदु दोष, यानी दोष किसी एक पॉइंट पर होता है तो उसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। और दूसरा होता है लाइन डिफेक्ट का मतलब पूरी की पूरी लाइन, पूरी की पूरी लाइन में डिफेक्ट होता है। हमारे सिलेबस में पॉइंट डिफेक्ट है, लाइन डिफेक्ट नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी डिफेक्ट नहीं है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि पूरी की पूरी लाइन में गड़बड़ी हो जाए। हमारे पास में केवल है पॉइंट डिफेक्ट, यानी कि किसी स्थान में कुछ भी गड़बड़ी हो जाए उसको हमें पढ़ना होता है। अब इस डिफेक्ट की बात करते हैं तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है रस समीकरण मितीय दोष, रस समीकरण मितीय दोष, और एक होता है अरस समीकरण मितीय दोष, नाम तो सुना ही होगा। रस समीकरण मितीय दोष का मतलब क्या होता है, रस समीकरण मितीय होता है क्या है, स्टैइकियोमेट्री इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि भैया कुछ भी हो जाए, कुछ भी गड़बड़ी हो जाए, लेकिन धनायन और ऋणायन का जो अनुपात होगा वो बदलाव नहीं होना चाहिए, यानी कि रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन जो होगा वो सेम होगा, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं है, अनुपात बराबर होना चाहिए। अनुपात, अनुपात का मतलब समझ रहे हो कि जो उनका अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहता हूं ए और बी है, ए बी है, मान लेता हूं ए प्लस है बी माइनस है, अगर इसके पास देखो इसमें अनुपात देखो तो क्या है, एक अनुपात एक है, इसका मतलब एक ये 50 ये 50 ये 100 ये 100 ये 200 ये 200 ये, अनुपात समान है। वो ये कह रहा है कि भाई साहब अगर आप इसमें 5 का परिवर्तन करोगे तो अपने आप 5 का परिवर्तन यहाँ भी होना चाहिए,
मतलब घूम फिर के लास्ट में डिफेक्ट के बाद, दोष के बाद अगर हम खड़े होंगे, तो उस दोष के खड़े होने के बाद हमें दोनों में अनुपात समान मिलना चाहिए। बोला अगर तुम भैया 5 ए ले जाओगे तो 5 बी भी ले जाना, छोड़ना मत। समझ में आया नहीं? ये नहीं कि 2 ए ले गए 3 बी ले गए, अनुपात में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसको बोलते हैं रस समीकरण मितीय दोष। और दूसरा होता है अरस समीकरण मितीय दोष का मतलब है कि भाई साहब से भी ले जाओ, पहले अनुपात कुछ और था, बाद में अनुपात कुछ और। लेकिन दोनों में एक खासियत है, पता है क्या खासियत है? खासियत ये है कि ठोस जो होगा या जो भी यौगिक होगा वो उदासीन ही रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि धनावेश बढ़ा दिए या ऋणावेश बढ़ा दिए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आपको मालूम होगा कि आयनिक सॉलिड जो होता है वो कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। होते नहीं होते? न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। मतलब धनावेश और ऋणावेश का मान दोनों, चाहे रस समीकरण मितीय करो चाहे अरस समीकरण मितीय करो, दोनों में हमेशा समान रहेगा। आयनों की संख्या में बदलाव हो सकता है, अनुपात में बदलाव हो सकता है। अगर अनुपात में बदलाव है तो अरस समीकरण मितीय दोष बोला जाएगा, और अनुपात में बदलाव नहीं है तो रस समीकरण मितीय बोला जाएगा। बोलो आ गया समझ में? क्लियर है? तो सबसे पहले हम जो बात करने जाएंगे वो हम बात करने जाएंगे इसमें रस समीकरण मितीय दोष में। और रस समीकरण मितीय दोष की बात अगर हम करें तो भाई साहब ये भी दो प्रकार के होते हैं। जैसा नंबर 1 होता है फ्रैंकल, नाम तो सुना ही होगा, फ्रैंकल दोष, है ना? आओ भाई सीखे फ्रैंकल दोष। हाँ जी, आवाज कम कर दें, ज्यादा हो गई है, सब भावना बह गए, कम करते हैं, कान फट गए। ओ भाई ऐसा, अब ठीक है? अब ठीक? अब ठीक है? और कम करें? हाँ, बिना पढ़वा ले गला। हाँ भाई, अब ठीक है? तो बात करते हैं फ्रैंकल दोष। देखो, समझो, फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल दोष की बात करें तो फ्रैंकल दोष में एक हम आयन ले रहे हैं ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, या बी माइनस ए प्लस बी माइनस, ये हमारे पास में स्थिति है। देख लो, ये स्थिति है, ये कोई आयन है हमारे पास, है ना? तो फ्रैंकल दोष में क्या होता है, इधर ध्यान दो भाई। फ्रैंकल दोष में क्या होता है, इस तरीके से देखो, ये आकर्षण बल लग रहा है, और फ्रैंकल दोष में क्या होता है कि यहां पर एक धनायन अपना स्थान छोड़ देगा और छोड़ के एक अंतराकाशी, कौन सा काशी? अंतराकाशी स्थान पर आ जाएगा, अंतराकाशी स्थान पर आ जाएगा। बात समझ में आ गई है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक धनायन अपना स्थान छोड़ेगा और छोड़ के कहा आ जाएगा, अंतराकाशी स्थान पर आ जाएगा। क्लियर है? समझ गए? ऐसा दोष फ्रैंकल दोष कहलाता है। ऐसा दोष फ्रैंकल दोष कहलाता है, इस बात को ध्यान रखना। अब ये कभी हो सकता है, सुनिएगा, ये कब हो सकता है? हमेशा ध्यान रखना, जो अंतराकाशी स्थान होता है वो हमेशा छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। अंतराकाशी स्थान जो होता है बहुत छोटा होता है। समझ रहे होंगे, अंतराकाशी स्थान रिक्तियां जिसको हम लोग बोलते थे दूसरे लैंग्वेज में, तो बहुत छोटी होंगी। तो और आ कौन रहा है? आ कौन रहा है? धनायन आ रहा है। इसका मतलब धनायन की जो त्रिज्या होगी वो कम होगी। इसका मतलब यह दोष किसमें पाया जाएगा? यह दोष उसमें पाया जाएगा जहां पर
धनायन जो होगा वो सामान्यतः छोटा होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये ऐसी स्थिति है। तो पहली बात ध्यान क्या रखनी है? देखो 2-3 बातें, ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, 2-3 बातें ध्यान रखो, हो जाएगा क्वेश्चन। पहला, फ्रैंकल दोष में क्या होता है? धनायन अपना स्थान छोड़ता है, अंतराकाशी स्थान में आ जाता है। दैट्स इट। समझ में आ गया? अगर वो जाता है छोड़ के और अंतराकाशी स्थान में धनायन आता है तो इसका मतलब वो साबित करता है कि धनायन का जो आकार है वो छोटा है। यानी कि इसका मतलब यह दोष किसमें पाया जाता है? उनमें पाया जाता है जहां पर त्रिज्या में अंतर होता है, यानी जहां पर धनायन की त्रिज्या ऋणायन के मुकाबले छोटी होती है। आ गया समझ? क्लियर हो गया? कोई डाउट यहाँ तक? दूसरी बात, ये स्थान कैसा हो जाएगा? जब यहाँ से निकल जाएगा तो स्थान कैसा हो जाएगा बच्चों? रिक्त हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई है? यहाँ तक कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं है? ठीक है। दूसरी बात, एक बात मुझे बताओ, दूसरी मुझे बात बताओ, यहाँ बताओ, उदासीनता खत्म हो जाएगी क्या? उदासीनता गड़बड़ हो जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। ये बात बिल्कुल दिमाग में रखना है कि उदासीन ही रहेगा, हमेशा रहेगा। ऐसा कोई ठोस, ऐसा कोई दोष है ही नहीं जिसमें उदासीनता में गड़बड़ी हो जाए। तो ये उदासीनता में गड़बड़ी नहीं होगी, यानी कि उदासीन ही रहेगा। तीसरा बिंदु, घनत्व में परिवर्तन होगा क्या? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अरे एक जगह से दूसरी जगह चला गया है तो उसी के अंदर, तो घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं, यानी कि क्या होगा? घनत्व कैसा हो गया? नियत समान रहेगा। तीन बातें। चौथी बातें, यह व्यवस्था किसमें पाई जाती है? एक सोच लो जरा थोड़ा सा कि उप सह संयोजक संख्या ज्यादा वालों में कि कम वालों में? ज्यादा वालों में, कम वालों में? एक चीज सोचो, धनायन का आकार छोटा है, ऋणायन का आकार बड़ा है, और मैंने एक रेडियस रेशियो तुम्हें सिखाया हुआ है, धनायन बटा ऋणायन बराबर 0.155। याद आ रहा है? ऊपर धनायन छोटा था, नीचे ऋणायन जो था वो बड़ा था, तो 0.155 अगर लेते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 3। यानी कि जैसे धनायन बढ़ता जाता है, मान बढ़ता जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ता जाता है। इसका मतलब ये किसमें काउंट किया जाएगा? ये किया जाएगा लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले यौगिकों में। हाँ या ना? ये किसमें काउंट होगा? लो अरे भाई, धनायन जिसमें छोटा होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है, धनायन जिसमें छोटा होता है कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है। धनायन आकार बढ़ेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ेगा। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? तो ये लो, और इसमें एग्जांपल अगर देख लो तो बहुत बढ़िया एग्जांपल कौन दिख जाएगा? ZnO। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मान लेना, 4 वाले, 3-4 वाले जो होते हैं उनमें ये व्यवस्था होती है। नोट कर लोगे? हो गया काम? कोई डाउट यहाँ तक? कोई परेशानी नहीं है ना? पक्का? जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। हो गया? चलो नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नोट कर लिया ना? अरे भाई जल्दी नोट कर लो यार, कंप्लीट कर दे। कुछ नहीं कर रहे? हो गया? अब तो कंप्लीट करो। नेक्स्ट। अरे यार, हो गया कंप्लीट? नेक्स्ट डालो हेडिंग, अब नहीं रुकूंगा। शॉर्ट की दोष, साथ में लिखो, साथ में लिखो, शॉर्ट की दोष। शॉर्ट की दोष में देखो बच्चों, देखो क्या करना है, जल्दी से जल्दी बनाओ। a प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, ठीक है बच्चों? जल्दी कंप्लीट करो। सुनना मेरी बात, इसमें केवल एक स्थिति करनी है, एक धनायन और ऋणायन दोनों उड़ा दो, एक धनायन और ऋणायन दोनों उड़ा दो।
रनायन भी गायब कर दो, ऋणायन भी गायब कर दो, रनायन भी गायब कर दो, ऋणायन भी गायब कर दो। लिख लो, समान संख्या में, समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन, धनायन तथा ऋणायन निकल जाते हैं। समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन निकल जाते हैं। समझ में आ गया? अगला पॉइंट, उदासीनता बनी रहती है। भैया धनायन भी चले गए, ऋणायन भी चले गए, आवेश भी बराबर हो गया, उदासीनता बनी रहती है। आया ना? जितना धनावेश गया उतना ऋणावेश गया, उदासीनता बनी रहेगी। कोई डाउट यहां तक? दोनों चले गए। एक जगह हम सीख क्या रहे थे कि आकार में गड़बड़ी थी, धनायन का आकार छोटा था, ऋणायन का आकार बड़ा था। यहाँ पर दोनों का आकार लगभग समान होगा। नेक्स्ट पॉइंट, दोनों की त्रिज्या समान, रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस, यानी कि इसका मतलब यह दोष वहां पाया जाता है जहां पर दोनों की त्रिज्या समान रहती है। ठीक है, अगली बात, वो किसमें था? लो कोऑर्डिनेशन नंबर में। ये किसमें हो जाएगा बच्चों? हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट, उच्च उपसय संयोजक संख्या, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। और हाई कोऑर्डिनेशन नंबर में 6 और 8 वाले एग्जांपल हैं, 6 और 8, 6 और 8। ठीक है, ये एग्जांपल होंगे। 6 और 8 में 6 में आपको पता है NaCl, और यहाँ क्या है? सीजियम क्लोराइड। इस वाले एग्जांपल में होगा। ये बात समझ में आ गई है? क्लियर हो गया? ये 6 और ये 8। घनत्व में कोई परिवर्तन? हाँ, घनत्व घटेगा। क्यों घटेगा? द्रव्यमान घट गया, धनायन ऋणायन चले गए, द्रव्यमान घट गया। तो द्रव्यमान घट गया तो घनत्व भी घट जाएगा। आगे बात समझ में? कोई डाउट यहां तक? अब लिखो नीचे नोट, नोट AgBr, AgBr दोनों प्रकार के दोष प्रदर्शित करता है। एक नोट लिखो, AgBr, AgBr, AgBr दोनों प्रकार के दोष प्रदर्शित करता है। नोट करके नीचे लिखना है, AgBr दोनों प्रकार के दोष प्रदर्शित करता है। दोनों प्रकार मतलब फ्रैंकल और शॉर्टकी। अब आ गया समझ में? तो फ्रैंकल दोष समझ में आ गया, शॉर्टकी समझ में आ गया। रिवाइज कर ले फटाफट। एक बात मुझे बताओ, फ्रैंकल दोष कहाँ होता है? त्रिज्या कैसी होनी चाहिए? किसकी बड़ी, किसकी छोटी? धनायन की छोटी, ऋणायन की बड़ी। कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा की कम? घनत्व में परिवर्तन होगा कि नहीं? पक्का ना? घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उदासीनता बनी रहेगी, गड़बड़ हो जाएगी? बनी रहेगी। क्लियर हो गया? कोई डाउट यहाँ तक? अब आ जाते हैं शॉर्टकी दोष में। कहाँ पाया जाता है? त्रिज्या का मान क्या होगा? बराबर। दोनों का त्रिज्या का मान लगभग होगा बराबर। उदासीनता बनी रहेगी नहीं बनी रहेगी? बनी रहेगी। घनत्व कम होगा ज्यादा होगा? कम हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? और साथ ही साथ में किसमें पाया जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर लो की हाई, हाई। क्लियर? एक ऐसा एग्जाम्पल जो कि दोनों प्रकार के दोष प्रदर्शित करता है, कौन सा? AgBr। बस इसी में से क्वेश्चन आना है। क्लियर हो गया? चलो आगे बात करते हैं। तो ये कौन सी थी? रस समीकरण मितीय था। अब बात कर रहे हैं अरस समीकरण मितीय दोष। नेक्स्ट डालो हेडिंग, अरस समीकरण मितीय दोष। हाँ, क्या हुआ? किसको तकलीफ? क्या हुआ? हाँ, करवा रहे थे। हाँ तो पढ़ ले बेटा, कुछ पढ़ ले पहले। अरस समीकरण मितीय दोष बेटा जो मुझे करने होंगे मैं खुद ही बता दूंगा, परेशान ना हो, है ना? पहले मुझे पता है कैसे चीजों को मैनेज करना है। आपका काम है सिर्फ पढ़ते जाओ। नेक्स्ट, अरस समीकरण मितीय दोष। अरस समीकरण मितीय दोष
अब देखो अरस समीकरण मितीय दोष का सीधा सा फंडा क्या, दोनों में आयनों में गड़बड़ी, मतलब ऐसा कुछ होगा या तो धनायन बढ़ जाएंगे, ओ लड़की ओ इधर इधर ध्यान दे, देखो अरस समीकरण मितीय दोष में क्या होगा, या तो धनायन बढ़ जाएंगे या फिर ऋणायन बढ़ जाएंगे। क्या कहा मैंने, इस दोष में क्या होगा, या तो धनायन बढ़ जाएंगे या फिर ऋणायन बढ़ जाएंगे। तो एक काम करो, ये दो प्रकार के होते हैं, तो पहला लिखो, एक होता है धातु अधिकता दोष यानी कि धातु बढ़ जाएंगी, और एक होता है धातु निम्न दोष जहां पर धातु कम हो जाएगी। तो हम यहाँ पर बात करेंगे दो प्रकार। नंबर एक, धातु अधिकता दोष, धातु अधिकता दोष, क्या नाम लिखा, धातु अधिकता दोष। क्लियर है, समझ में आ रहा है, धातु अधिकता दोष। और इसमें धातु अधिकता दोष में दो केस होते हैं, नंबर 1 करके नंबर 2 करके लिखो। नंबर वन जहां लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ केंद्र, एफ केंद्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, एफ केंद्र, समझ में आ गया, एफ सेंटर। तो ये धातु अधिकता दोष में होता है और एफ केंद्र बनता है। देखो इसका एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है, एक बर्तन लो, उस बर्तन में नमक NaCl लो और उसी में सोडियम की वाष्प प्रवाहित कर दो। NaCl लिया और इस NaCl में हमने क्या कर दिया, सोडियम की वाष्प को प्रवाहित कर दिया। अब होगा क्या, उस सीन को समझते हैं, यहाँ NaCl NaCl Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, या Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस। होता बच्चों ये है, सोडियम की वाष्प है, वाष्प का मतलब उच्च ताप होगा, ठोस अवस्था में सामान्य रहता है, वाष्प लेना है तो इसका मतलब आपने उसको दे दिया ताप, और ताप दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को कर देगा बाहर, यानी कि आ गया इस रूप में Na++ इलेक्ट्रॉन में आ गया। अब क्या होगा, यहाँ पर सोडियम प्लस बैठा हुआ है, ये सोडियम प्लस किसके कांटेक्ट में आएगा, NaCl के कांटेक्ट में होगा, और NaCl के कांटेक्ट में होगा, क्या करेगा, एक Cl को ले उड़ेगा। क्लियर है, क्या बना देगा, NaCl, Cl को खींच लेगा बाहर, समझ में आया ना, Cl को क्या करेगा, बाहर खींच लेगा, तो Cl चला गया बाहर, Cl ने छोड़ दिया स्थान, Cl गया बाहर, NaCl बन गया, अब जगह तो खाली हो गई ना, और जैसे ही Cl गया वैसे ही आवेश में गड़बड़ी हो गई, क्यों, धनावेश बढ़ गया, ऋणावेश कम हो गया, क्योंकि Cl माइनस में ऋणावेश होता है ना, तो Cl माइनस ऋणावेश, Cl का आवेश क्या हो गया, ऋणावेश क्या हो गया, कम हो गया। अब ऋणावेश कम हो गया तो उदासीनता तो कभी खत्म हो नहीं सकती, तो अब क्या होगा, जैसे ही ये Cl बाहर आएगा, इस जगह पर क्या होगा, इस जगह पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसकी जगह पर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसकी जगह पर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का स्थान घेरना, किसी स्थान पर इलेक्ट्रॉन का आना, किसी रिक्त स्थान पर इलेक्ट्रॉन का आना ही एफ केंद्र कहलाता है, किसी इलेक्ट्रॉन का रिक्त स्थान पर आना ही एफ केंद्र कहलाता है। आ गया समझ में, तो यहां पर देखो दो तीन बातें एक साथ हो गई है, पहला Cl ने स्थान छोड़ा, क्लियर, तो Cl की संख्या हो गई कम, उसके सापेक्ष धनायन यानी कि सोडियम की संख्या हो गई ज्यादा, तो ये कौन सा दोष कहलाएगा, धातु अधिकता दोष, क्योंकि धातु हो गए ज्यादा, अधातु हो गए कम, Cl हो गया कम, उसके सापेक्ष सोडियम हो गए ज्यादा, तो दोष कौन सा हो गया, धातु अधिकता दोष। पहली बात तो ये हो गई। उदासीनता बना रखने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है उसके स्थान पर आ गया, तो इलेक्ट्रॉन के आने से उदासीनता बन गई, इलेक्ट्रॉन के आने से जब उदासीनता बन गई तो इसका मतलब वहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा हो गया, उसको बोला जाएगा एफ केंद्र। दो बातें, और ध्यान रखना, कहीं भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रूप में या मुक्त रूप में कहीं पाया जाता है तो उस कंडीशन पर रंग का निर्माण होता है,
रंग का निर्माण होता है। केमिस्ट्री में हम लोग सीखते हैं इस बात को कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कहीं भी पाया जाता है तो उस जगह पर रंग का निर्माण होता है। यानी कि आपको बता दें यहाँ पर रंग बनेगा और आपको बता दें NaCl का जो रंग मिलता है किस रंग का होता है, पीले रंग का हो जाता है। तीन बातें समझ में आ गई हैं, क्लियर हो गया? कोई डाउट यहाँ था किसी को, कोई परेशानी? पक्का? नोट करो फिर आगे बताता हूँ, जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट आगे चलते। तो बच्चों ये मैंने एक केस बताया कि ऐसा एक केस होता है, ठीक है। अब एक और केस होता है, दूसरा केस सुन लो। और दूसरा केस मैं ये सिखा रहा हूँ जेडेनो, आपको बता दो एनसीईआरटी में, देखो जो भी मैं बता रहा हूँ सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है ना, सब कुछ एनसीईआरटी, इसके एनसीईआरटी के बाहर जाना ही नहीं है। जेडेनो की बात करते हैं। होता क्या बच्चों कि आप एक बर्तन लो और उस बर्तन के अंदर आप जेडेनो रख दो। जेडेनो सफेद कलर का होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, नमक की टाइप का दिखेगा, ठीक है। और आप एक काम करो, उस बर्तन को गर्म कर दो। तो जब उस बर्तन को गर्म कर देते हैं ना तो कुछ देर के बाद ये पीला रंग हो जाता है। तो इस सफेद का पीला रंग होना भी एक डिफेक्ट होता है। तो क्वेश्चन उठता है ऐसा कैसे हो गया? तो जेडेनो की संरचना कैसी होगी? जेडेनएस की तरह होगी। जेडेनो की संरचना कैसे होगी? जेडेनएस की तरह होगी, है ना भाई। जेडेनएस में क्या था याद करो, S2 माइनस यानी कि सल्फर क्या था, सीसीपी में था, और जिंक कहाँ था, एकांतर चतुष्फलकीय रिक्ति में। इसका मतलब खाली स्थान खूब है कि नहीं है? अब देखो क्या होता है, समझो इस बात को। देखो जब जेडेनो को गर्म करते हैं ना, गर्म करते हैं तो ये आयंस में टूटता है, Zn+2 और O2 माइनस आयन में टूट जाता है। आयनिक होगा, आयनिक यौगिक है तो आयंस में टूट जाएगा, ऐसे रख तो है नहीं भैया। NaCl है, NaCl को गर्म कर दो तो आयंस में टूटेंगे, Na प्लस और Cl माइनस, वही कंडीशन है। तो Zn+2 और O2 माइनस में कन्वर्ट होगा। अब O2 माइनस क्या करता है, यहाँ पर अपने आप को तुरंत जैसे ही गर्म करते हैं वैसे ही O2 माइनस अपने आप को आधे मोल ऑक्सीजन में परिवर्तित कर लेता है और मुक्ति प्राप्त कर लेता है, मतलब निकल जाता है। समझ में आया? यानी O2 माइनस जो है वो तुरंत ही अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर लेता है, O2 में, और O2 में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रॉन त्याग के निकल लेता है। ये बात समझ में आ गई? अब बचा क्या? अब बचा Zn और क्या बचा, समझ में आया? तो हमारे पास संरचना तो Zn O की तो होती ही है इस टाइप की, ये तो हम लिख ही सकते हैं OZn OZn ZnO ZnO, क्लियर? तो अब जिंक क्या करेगा, खाली बैठा हुआ है तो कहता है कि एक काम करो, मेरे पास रिक्तियां तो बहुत है, तो मैं किसी एक अंतराकाशी स्थान पर बैठ जाता हूं, मैं किसी अंतराकाशी स्थान पर बैठ जाता हूं। आज समझ में आ गई है? अब जैसे ही Zn अंतराकाशी स्थान पर बैठा, इसका मतलब Zn की संख्या O के सापेक्ष बढ़ गई, इसका मतलब धातु बढ़ गया, धातु अधिकता हो गई। लेकिन धातु की अधिकता होने से एक पंगा हो गया कि आवेश धनावेश बढ़ गया और ऋणावेश कम हो गए। तो अब उस ऋणावेश को भी तो संभालना है। तो होता ये है कि जिंक जैसे ही अंतराकाशी स्थान पे आता है, यहाँ जो दो इलेक्ट्रॉन रखे होते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन एक एक स्थान घेर, इससे क्या होगा, उदासीनता फिर पुनः वापस आ जाएगी। तो एक जगह पर जिंक आ जाएगा और दूसरी जगह पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो दोष कौन सा होगा, धातु अधिकता दोष होगा। कौन सा दोष होगा बच्चों, धातु अधिकता दोष होगा। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो गए इसलिए यहाँ पर आ जाएगा रंग, क्लियर हो गया? इसलिए यहाँ पर आ जाएगा रंग। और ये पीला रंग क्यों होता है, पीला रंग इसके लिए होता है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अंतराकाशी स्थान पर आ जाते हैं।
ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इसलिए यहाँ पर किसका प्रदर्शन होता है? रंग का। तो दोष कौन सा है? ये भी धातु अधिकता दोष है। तो 2 प्रकार के दोष है, या तो किसी धातु की वाष्प को ऊपर से लहरा दो तो हो जाएगा, या फिर गर्म कर दो तो हो जाएगा। दोनों स्थितियों में धातु आ जाएगा, धातु बढ़ेगा और ऋणायन निकलेगा, और उसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। समझ में आ गया? दिमाग में बात बैठ गई है? आपको वहां पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? स्टेटमेंट वाले पूछे जाएंगे, भैया ऐसा ऐसा हो रहा है तो बताओ इसे क्या कहते हैं, या इसमें क्या होता है। 4 ऑप्शन रहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। बोलो बच्चों, कोई डाउट यहाँ तक? पक्का? नोट करो फिर आगे बताओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो ये हमने कौन से दोष बता दिए आपको? 2 प्रकार के दोष बता दिए, जहां पर क्या है? धातु अधिकता दोष है। नेक्स्ट डालो, धातु निम्न दोष। तो नेक्स्ट इज धातु निम्न दोष। धातु निम्न दोष, ठीक है बच्चों? यानी कि इसका मतलब है यहाँ मामला जो है थोड़ा सा दूसरे प्रकार का है कि धातु यहाँ पर निम्न हो जाएगी। तो चलो इसमें एक एग्जांपल लेता हूं मैं, आप समझो। मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर FeO का, किसी का एग्जांपल लेता हूं, आपको मेरी पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। FeO, देखो Fe की बात करते हैं, Fe हो गया, O हो गया, यहाँ पर Fe, यहाँ पर O, इस तरीके से अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं। OFe, FeO, FeO। यहाँ पर आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है +2, होगा Fe की +2 ऑक्सीकरण अवस्था हो रही है, समझ लो बात। अब होता क्या है? होता ये है कि Fe जो होता है +2 वाला है, वो गुस्सा होके बाहर चला जाता है। Fe+2 जो है गुस्सा होके बाहर चला जाता है, समझ में आया? और जैसे ही Fe+2 गुस्सा होके बाहर जाएगा, वैसे ही आवेश में गड़बड़ी हो जाएगी। क्या होगा? आवेश में गड़बड़ी हो जाएगी। क्या होगा? आवेश में गड़बड़ी हो जाएगी। आवेश में क्या गड़बड़ी हो जाएगी? 2 आवेश कम हो गए। अरे हाँ या ना? इसका मतलब ऋणावेश क्या हो गया? बढ़ गया। धनावेश क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, बहुत समझाते हैं एफी वाले, मत जाओ मत जाओ, बोले नहीं हम तो जाएंगे, अच्छा पैकेज मिल रहा है, चले जाएंगे, निकल लिए। ठीक है, अब क्या होगा? अब देखो यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर ये होगा कि जो एफी बगल वाला है वो क्या करेगा? अपने आवेश को बढ़ाएगा। इसका मतलब पहले क्या था? +2 था, अब वो अपने आप को +2 से बदल देगा +3 में। दूसरा पड़ोस वाला ये +2 है, ये अपने आप को बदल देगा Fe+3 में। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये Fe ने अपना एक प्लस आवेश बढ़ा दिया, इस Fe ने अपना एक प्लस आवेश बढ़ा दिया, और जैसे ही ये बढ़ाया वैसे फिर से उदासीनता बरकरार हो गई। आगे बात समझ में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि इसका मतलब है इस प्रकार का दोष उनमें पाया जाता है जिन धातुओं में परिवर्तन ऑक्सीकरण अवस्था होती है, परिवर्तन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। परिवर्तन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब जिसमें एक से ज्यादा प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था होती है, और आयरन में तो होती है। आयरन +2 भी होता है, आयरन +3 भी होता है कि नहीं होता है? +2 भी होता है और +3 भी होता है। कोई डाउट यहाँ तक? समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, आयरन तो गया, आयरन तो गया, जगह हो गई खाली, हो गई कि नहीं हो गई? लेकिन अब जगह तो खाली हो गई, यानी आयरन की संख्या कम हो गई, ज्यादा हो गई? कम हो गई। तो कम हो गई तो धातु निम्न हो रहा है कि धातु उच्च हो रहा है? धातु निम्न दोष हो रहा है। बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
इसका मतलब ये किसमें होता है, ये उनमें होता है जिनमें धातु की परिवर्तन आंशिक अवस्था होती है। तो इस प्रकार के दोष को क्या बोलते हैं, धातु निम्न दोष। इसीलिए मैं आपको एक बात बताऊं, एक बात समझो, अरस समीकरण में यही तो समझाना चाह रहा हूं बेटा। एफईओ होता है, एफईओ होता है। अगर हम एफईओ की बात करें तो हमें ये दिख रहा है कि दोनों के अनुपात कितने हैं, 1:1 है। इसका मतलब 100 एफई है तो 100 ओ है, 100 एफई है तो 100 ओ है, 50 एफई है तो 50 ओ है। लेकिन हकीकत बताता हूँ क्या होता है, हकीकत होता है एफई 0.94 ओ। इसका मतलब क्या हो गया, हकीकत में ये होता है कि एफई 0.94 ओ का मतलब ये होता है कि 94 अगर ये है तो 100 ये है। इसका मतलब धातु कम है, ओ ज्यादा है। और ये तब हो सकता है जब धातु में कुछ एफई +2 आंशिक अवस्था दे रहे होंगे और कुछ +3 दे रहे होंगे। इसीलिए बोलते हैं इसको अरस समीकरण। क्या बोला मैंने, अरस समीकरण। इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि पहले 1:1 था और बाद में क्या हो गया, 94:100 हो गया। तो अरस समीकरण हुआ कि नहीं हुआ, धनायन और ऋणायन की संख्या में अंतर हुआ कि नहीं हुआ, अनुपात में अंतर हुआ कि नहीं हुआ। पहले अनुपात, उससे पहले जो अपन ने सीखा था फ्रैंकल शॉर्टकी में, तो ऐसा कुछ था ही नहीं। उसमें धनायन निकल रहा था, ऋणायन भी निकल रहा था, या धनायन अंदर ही अंदर बैठा हुआ था, आया ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ क्या होता है, परमानेंट निकल जाता है और उसमें कोई दूसरा धातु होगा, वो धातु को बरकरार। समझ में आया, इसीलिए इसको बोलते हैं अरस समीकरण होती है। पक्का, तो ये रहा पॉइंट। चलो नेक्स्ट, आगे चलो, नोट कर लिया। अब इसमें एक बात और, बस बात खत्म, एक लास्ट बात और डिस्कस कर रहा हूं। एक तो ये तरीका मैंने बताया कि पड़ोस वाला जो तत्व था उसने अपनी आक्सीकरण संख्या बदल दी। एक ये भी हो सकता है कि हम किसी बाहर से कोई आयन लाएं और उसको डाल दें। एक ये भी हो सकता है, जैसे उदाहरण दे रहा हूं मैं, उदाहरण दे रहा हूं, डोपिंग नाम सुना होगा, डोपिंग, डोपिंग नाम सुना है, नहीं सुना है, डोपिंग। डोपिंग नाम से क्या होता है, डोपिंग से क्या करते हैं अपन लोग, पी टाइप एन टाइप बनाते हैं, याद आया कि नहीं है, अरे होता है कि नहीं होता है, बोरॉन थर्ड ग्रुप डाल देते हैं, फिफ्थ ग्रुप डाल देते हैं, पी टाइप एनपीएल, याद है ना, वही चीज यार। तो डोपिंग की कंडीशन ले रहा हूं कि हमने क्या किया, NaCl क्रिस्टल था और उसमें बच्चों मैंने SrCl2 डाल दिया। सुनना, एक न्यूमेरिकली बनता है यहाँ पर, इसको भी डिस्कस कर लेंगे। मतलब NaCl में स्ट्रोंशियम क्लोराइड, NaCl में स्ट्रोंशियम क्लोराइड की डोपिंग कर दी। मतलब NaCl में स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिला दिया, कुछ मात्रा में डाल दिया। अब समझना मेरी बात को, या Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, यहाँ हो जाएगा Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा। अब सुनना मेरी बात को, आप किसको लेके आ गए, आप लेके आ रहे हैं Sr+2 को, इसको डाल दिया इसके अंदर, ये क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा, ये क्या करेगा, जो सोडियम वहां रखा हुआ है ना उनको उड़ा देगा, भगा देगा। क्लियर है, सोडियम उड़ा देगा। अब जरा मुझे एक बात बताओ, कितने सोडियम उड़ेंगे, सोच के देखो, सोच के देखो, कितने सोडियम उड़ेंगे। एक सोडियम ये उड़ जाएगा और एक ये उड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि दो आवेश आ रहे हैं ना, दो आवेश आ रहे कि नहीं आ रहे, दो आवेश आ रहे हैं, और दो आवेश आ रहे हैं तो दो आवेश आने पर दो सोडियम प्लस को जाना पड़ेगा। लेकिन Sr क्या दो जगह रहेगा, Sr तो एक ही जगह तो रह जाएगा भाई, यहाँ पर Sr+2 हो जाएगा और ये जगह कैसी हो जाएगी बच्चों, खाली, वैकेंट हो जाएगी। ये जगह कैसी हो जाएगी, खाली हो जाएगी। आगे बात समझ में, इसको कोई भरपाई कर पाएगा, कोई भरपाई नहीं कर पाएगा, कोई भरपाई नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि जिसको लाओगे तो आवेश आएगा और आवेश आएगा तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर भरपाई नहीं होगी। क्लियर हो गया, यानी कि एज इट इज रहेगा, ये खाली रहेगा। लेकिन अब इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, धनायन की संख्या, आप देखो धातु अधिक हो गए कि कम हुए, कम हो गए, क्योंकि दो सोडियम की जगह पर कितना आ गया, एक स्ट्रोंशियम आया। दो सोडियम की जगह पर क्या आ गया बच्चों, एक स्ट्रोंशियम आ गया। तो कौन सा दोष कहलाएगा, ये भी धातु निम्न दोष कहलाएगा। डाउट यहाँ तक, कोई परेशानी, तो ये धातु निम्न दोष होगा।
अब मैं आपसे एक बात कहने जा रहा हूं, एक न्यूमेरिकल आया था 2018-19 में, नीट में एक क्वेश्चन था, लेकिन मैं उस क्वेश्चन को आप कर लोगे, मैं रास्ता बता रहा हूँ। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं 5 मोल SrCl2 को डाल दूं, 5 मोल SrCl2 को डाल दूं, मैं पूछूं कितने रिक्त स्थान प्राप्त होंगे, कितने रिक्त स्थान प्राप्त होंगे? 5 मोल SrCl2 को डाल दूं तो एक SR एक रिक्त स्थान प्राप्त करता है। कैसे निकाला? आवेश के अनुसार निकाला। अच्छा, स्ट्रोंशियम की जगह कुछ और भी तो डाल सकते थे, 3 आवेश वाला भी तो डाल सकते हैं, तो इसका मतलब 3 सोडियम निकल जाएंगे, है ना? आएगा तो पहुंचेगा तो एक ही जगह, तो वहां कितने रिक्त स्थान हो जाएंगे? 2। तो जैसे आवेश होगा वैसे वो निकलता जाएगा। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप मैं कहूं कि 5 मोल SrCl2 को डाल दूं तो बताओ कितने रिक्त स्थान मिलेंगे? तो आप कहोगे 5 मोल मिलेंगे, यानी और 1 मोल में कितने होते हैं? N0। इसका मतलब 5 N0 रिक्त स्थान प्राप्त होंगे। बोलो बच्चों, कोई डाउट यहाँ तक? ये एक न्यूमेरिकल बनेगा मॉड्यूल के अंदर, आप न्यूमेरिकल इसको देखेंगे, ये एक न्यूमेरिकल बन जाता है। बोलो, ठीक है, समझ में आया? क्लियर हो गया? ये रहे आपके दोस्त, दोस्त भी हो गए आपके पूरे, है ना? दोस्त पूरे कर दिए। अब इसके आगे की कहानी सिलेबस से है बाहर। मैग्नेटिक फील्ड वाली कंडीशन सिलेबस से कर दी गई है बाहर। आगे बात समझ में? और कुछ बचा? चैप्टर हो गया खत्म। किसी कुछ याद आ रहा हो? जो पढ़ा है वो तो आ नहीं रहा, है ना? खत्म हो गया पक्का? हाँ। अबे रुक जा, ये क्या है? अबे ये क्या इतिहास थोड़ी रच दिया हमने। चलो, एक दो बातें और अब हम करें क्या? मैंने वही बोला अभी यार, सो गया था क्या बीच में? वही तो मैंने बोला, इसके आगे का पोर्शन हटा दिया गया। मैग्नेटिक फील्ड फिजिक्स में है, फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में है, सेमीकंडक्टर HPN और PNP है, ये वहां है, यहाँ नहीं है। हाँ, वो नहीं है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में नहीं है। हाँ, एक चीज छोटी सी और मेरे दिमाग में आ गई, वो भी पढ़ा देता हूँ, हालांकि क्वेश्चन बन सकता है मे बी। डालो हेडिंग, एक हेडिंग डालो, निकटतम, निकटतम कॉमा निकट वन, निकट वन तथा निकट दो परमाणु की दूरी। क्या क्या लिख रहा है? अरे हेडिंग है निकटतम कॉमा निकट ऊपर वन, ऊपर क्या लिखते लगा लो, नहीं तो तुम कहोगे पावर है सर, ये तो भाई पावर नहीं है, पावर नहीं है भाई ये, ठीक है? निकट वन और निकट दो, ये क्वेश्चन छोटा सा है, ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल आ रहे हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। तो पता लगा कहीं पर आ गया एक छोटा सा बिंदु, फिर कहोगे अरे यार सर एक क्वेश्चन चला, क्योंकि ये लाइन होगी, पता लगा इसके बारे में पता नहीं है, 3 दिख रहे हैं तुम्हें, सही है, तो कुछ भी हो सकता है। तो चलो, मैं एक छोटी सी बात सिखा दे रहा हूँ, SC फॉर्म। एक चीज समझो, बहुत सिंपल तरीका, दिमाग में लगाओ, SC फॉर्म, जल्दी जल्दी अंतर ध्यान हो जाओ, तुरंत ही SC फॉर्म दिमाग में लगाओ। SC मतलब कोना। बैठ गए किसी कोने पे? बैठ जाओ कोने पे, बैठ गए? अच्छा, अब कोने पर बैठने के बाद मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सुनना मेरा क्वेश्चन बहुत गौर से। क्वेश्चन मेरा ये है कि तुम जहां पर बैठे हो, अड़ोस पड़ोस चारों तरफ देखो, क्या करना है?
अड़ोस पड़ोस चारों, अरे यहाँ नहीं देखना है, मतलब वहां जब कोने में बैठे हो तो वहां देखना है अड़ोस पड़ोस चारों तरफ देखो। सबसे नजदीक परमाणु तुम्हें कौन सा दिख रहा है और कितनी दूरी पर दिख रहा है? सबसे नजदीक परमाणु तुम्हें कौन सा दिख रहा है, कितनी दूरी पर दिख रहा है? सबसे नजदीक परमाणु है, अरे नलायको, कौन सा दिख रहा है? कोने पे दिख रहा होगा, दिख रहा है कोने पर। यानी इसका मतलब ये हो गया, देखो समझो समझो समझो, इधर देखो, ये परमाणु यहाँ रखा हुआ है, यहाँ बैठे हो, मान लेता हूँ यहाँ लटके हो तुम लोग, है ना? तो देखो ये परमाणु दिख रहा है तुम्हें, कितनी दूरी पर है ये दूरी पर है। तो मैंने कहा निकटतम, निकटतम का मतलब होता है सबसे पास, सबसे पास, ठीक है? निकटतम का मतलब होता है सबसे पास। किस दूरी पर है बच्चों ये? ए। पहली कहानी सुनना बहुत गौर से, 5 मिनट लूंगा, क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है? निकटतम कितनी दूरी पर होगा? ए, सबसे पास ए। अच्छा, अब आता है निकट वन। निकट वन का मतलब होता है इससे दूर, इससे थोड़ा सा दूर, समझ में आया? तो अगला कौन सा होगा? बैठे वही रहना है, टहलने मत निकल जाना, नहीं बोले हो गया काम टहलने तो गड़बड़ हो गया, बैठना वही है। पहली दूरी कितनी थी? ए। अब दूसरी दूरी कौन सी होगी? सोचो, ए तो खत्म हो गया, दूसरी कौन सी हो गई बच्चों? √2a। आया समझ में? तो सिंपल, तो सिंपल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरी दूरी कौन सी हो गई? √2a, यही तो होगा, इसका मतलब निकट वन हो जाएगा √2a पे। अब आ गया समझ में? क्लियर हो गया? ये हो गया √2a। अब अगला निकट दो लिखा है, निकट दो, दो का मतलब अब इससे दूर। अब तुमने क्या क्या निपटा लिया? कोने निपट गए, फलक वाला निपट गया, अब क्या बचा? विकर्ण वाला बचा, √3। देखो है ना सिंपल बात? अरे सरल था कि नहीं था? बहुत सरल है। अब यही लाइन लिखी होगी कि ऐसी फॉर्म में निकट वन कितनी दूरी पे पाया जाता है, और वहीं बैठे बैठे मन ही मन कहोगे नहीं पढ़ाया कुछ, 2-4 गालियां मेरी तरफ आ रही होंगी, वो अलग बात है, फर्क नहीं पड़ता हमको। तो कैसे फर्क पड़ेगा? आ गया समझ में? पक्का कर लोगे? समझ में आया? तो ये एससी फॉर्म मैंने बताया। अब एक काम करो, एफसीसी फॉर्म तुम ही बताओ। चलो अगला टास्क, चलो चलो जल्दी नोट करो। आप देखें कितना दिमाग चला चुके हो तुम लोग। निकटतम, निकट वन, निकट दो। निकट वन बैठना एक ही जगह पर है, डिसाइड कर लो कहाँ बैठना है। तो कोने पर ही बैठोगे, मुझे पता है, बड़ा पसंद है कोना, बैठो जल्दी जल्दी कंप्लीट करो इस क्वेश्चन को। लखनऊ में 13 साल की बच्ची ने की आत्महत्या। कोटा में भी कल एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली। कल 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 आज पेपर में आया होगा, कल कल की। देखो जिंदगी में डिप्रेशन, ये आत्महत्या, डिप्रेशन बेकार चीज है यार। वैसे मुझे पता है तुम में से ऐसा कोई नहीं करेगा। वो वो नौबत हमारी आ जाएगी, तुम्हारी नहीं आएगी। मतलब वही ना, टेंशन लेते थोड़ी है। हाँ देते हैं, और जिंदगी में हमेशा टेंशन देना लेना कभी नहीं, ठीक है? लेना कभी नहीं। चलो फिलहाल क्वेश्चन सॉल्व करो, खत्म करें। और कल मॉड्यूल लगा होना चाहिए, कल मैं क्लास लूंगा, कल मॉड्यूल लगा होना चाहिए, कल डिस्कस करूंगा पूरा मॉड्यूल। पहले ये काम कंप्लीट कर लो जल्दी। जल्दी बच्चों कंप्लीट करो इसको। हाँ हो गया सॉल्व। बताओ पहली वैल्यू बताओ। a/√2, बहुत बढ़िया। दूसरी ए, बहुत बढ़िया। तीसरी पहली दूरी आपने एफसीसी में पकड़ी होगी, एफसीसी में बैठे कोने पर ही हो ना, कोने से तो नहीं हिले। तो जैसे ही कोने से आपने देखा होगा तो एक तो डिस्टेंस ए दिख रही होगी, और एक पड़ोस में तुम्हें फलक केंद्र दिख रहा होगा। फलक केंद्र दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब दिख रहा है,
फलक केंद्र की दूरी कितनी होती है, फलक से फलक की दूरी कितनी होती है, कोने से कोना √2a, उसके मध्य में बैठा हुआ है 1, तो पहला हो गया a/√2। देखा, तो पहला काम तो यहां से यहां फलक को निपटा लिया। अब ये खत्म हो गया, अब आ गए यहाँ, दूसरा कौन सा हो गया, ए हो गया। अब तीसरा, अब दो रास्ते, या तो इसी कोने से आगे बढ़ जाओ तो वैल्यू कितनी हो जाएगी √2a, या फिर विकर्ण चले जाओ तो √3a, तो बहुत दूर हो गया, तो √2a दिख रहा है, दिख रहा है, गलत जवाब है। उससे पहले भी कोई है, कौन है पता करो कौन है, उससे पहले भी कोई है, कॉर्नर, कॉर्नर तो हो गया ए, कॉर्नर तो गया, कॉर्नर गया, फलक केंद्र गया, √3a/2, बहुत बढ़िया। यहां से लेके उधर देखोगे √2a है, लेकिन यहां से बैठ के तुम्हें सामने दीवार पर एक फलक केंद्र भी दिख रहा है, तुम्हें ऐसा महसूस होगा ये दूर है, नहीं आया, यहाँ बैठे हो, यहां से तुम्हें सामने वाली दीवार पे भी एक फलक केंद्र दिख रहा है, क्लियर है। अब इसकी दूरी देखो, ये कितना है a, और ये कितना है a/√2, ये कितना है a, ये कितना है फलक केंद्र a/√2। सॉल्व कर लो इसको, करो सॉल्व, करो सॉल्व, √a² + a² 2a 3a² 2, यानी कि ये हो गया √3/2a। ये छोटा होगा ना √2a से, √2a है, अरे भाई गणितज्ञ हो देखो, √2a, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, √2a बड़ा है, और ये कितना है 1.5, √1.5 है ना, ये छोटा है, तो तीसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, समझ गए, तीसरा कौन सा हो जाएगा, √3/2a। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट, लास्ट, आ जाओ बीसीसी, जल्दी जल्दी दिमाग लगाओ, तुम्हें सोच के बताना है, तभी सोच पाओगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है फिर पढ़ने का। आया, बताओ पहली वैल्यू बताओ, √3a/2 बिल्कुल सही जवाब, √3a/2 बिल्कुल सही जवाब। √3a/2 बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, ए, बहुत बढ़िया, और ढूंढो, रूट, बहुत बढ़िया, तीनों जवाब सही है। पहला है √3a/2, दूसरा है a, तीसरा है √2a। बता सकते हो कहाँ कहाँ पर मिला ये कहाँ मिला, ये कहाँ मिला, बॉडी सेंटर पर, बहुत बढ़िया। ये कहाँ मिला, ये कहाँ मिला, आ गया समझ, फलक केंद्र के विकर्ण पर। ठीक है बच्चों, तो ये भी कहानी खत्म, चैप्टर खत्म। कल मिलेंगे क्वेश्चन के साथ, कंप्लीट करके लाइएगा।